नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक है जीएसटी रिटर्न्स और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा रिटर्न कब फाइल करना है, क्यों फाइल करना है और क्या होगा अगर फाइल नहीं किए तो। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए रवि है, एक एंथुसियास्टिक मेहनत करने वाला नौजवान अकाउंटेंट जो अभी-अभी पुणे की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉइन किया है। कंपनी का नाम है एबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। पहले ही दिन बॉस ने रवि को बोला, बेटा तुम्हारा काम है कंपनी की जीएसटी कंप्लायंस संभालना। रवि पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने सोचा जीएसटी तो समझ में आता है, टैक्स फाइल्ड होता है, क्या बड़ी बात है। पर जैसे ही उसने जीएसटी पोर्टल खोला, उसकी आंखें फैली रह गईं। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C, CMP 08, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8। बाप रे, इतने सारे रिटर्न फॉर्म्स। रवि के मन में एक के बाद एक सवाल आने लगे। अब सवाल ये उठता है, जीएसटी में एक ही रिटर्न क्यों नहीं? पैसे गए, रिटर्न फाइल की, खत्म। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। अलग अलग रिटर्न्स इसलिए हैं क्योंकि हर रिटर्न एक अलग काम करता है। कोई परचेजेस ट्रैक करता है, कोई सेल्स ट्रैक करता है, कोई टैक्स पेमेंट का हिसाब रखता है, कोई पूरे साल का समरी है। जैसे एक हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सर्जरी, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, और सब मिलके एक पेशेंट की पूरी केयर करते हैं। वैसे ही जीएसटी का पूरा इकोसिस्टम मिलके एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जीएसटी पोर्टल का डैशबोर्ड, जिसमें रिटर्न्स फाइल्ड, रिटर्न्स पेंडिंग, लायबिलिटी और आईटीसी अवेलेबल दिख रहा है। साथ में एक फाइलिंग कैलेंडर भी है, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि 10 तारीख को कौन सा रिटर्न है, 13 तारीख को कौन सा, 20 तारीख को कौन सा। यही सीखना है आज। ये सेशन स्पेसिफिकली उनके लिए है जो पहली बार जीएसटी रिटर्न समझना चाहते हैं। बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए फाउंडेशन, सीएमए, सीए स्टूडेंट्स और उन बिजनेस ओनर्स और अकाउंटेंट्स के लिए जो हर महीने रिटर्न्स फाइल करते हैं पर कभी-कभी कंफ्यूज्ड रहते हैं। आज हम रवि के साथ चलना शुरू करेंगे और एक-एक रिटर्न को उसके आंखों से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 2 पे हम देखेंगे कि जीएसटी का पूरा रिटर्न इकोसिस्टम कैसा दिखता है। रवि ने पहले दिन ही अपने सीनियर से एक चीज पूछी, सर ये इतने सारे रिटर्न्स हैं, इन्हें कैसे याद रखूंगा? सीनियर ने स्माइल किया और बोला, एक बार इकोसिस्टम समझ लो, सब अपने आप याद हो जाएगा। और यही हमारा स्लाइड 2 है, जीएसटी रिटर्न इकोसिस्टम। स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, एक हब एंड स्पोक डायग्राम, बीच में है जीएसटी रिटर्न सिस्टम ओवरव्यू और उसके चारों तरफ कनेक्टेड हैं अलग अलग रिटर्न फॉर्म्स। ये एक परिवार की तरह हैं, हर मेंबर का अपना रोल है, पर सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चलिए इन्हें ग्रुप्स में समझते हैं। पहला ग्रुप है रेगुलर टैक्स पेयर रिटर्न्स, यानी वो जो हर मंथ या क्वार्टर फाइल करनी होती है। इसमें आते हैं जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B। ये तीन फॉर्म्स मिलके एक रेगुलर टैक्स पेयर की मंथली कंप्लायंस स्टोरी बताते हैं। जीएसटीआर 1 में आप बताते हो मैंने क्या किसको बेचा। जीएसटीआर 2B में आप देखते हो मेरे सप्लायर्स ने क्या क्या अपलोड किया है मेरे नाम पे। और जीएसटीआर 3B में आप कैलकुलेट करके टैक्स पे करते हो। एक सेल, एक परचेज वेरिफिकेशन, एक पेमेंट, सीक्वेंस क्लियर है। दूसरा ग्रुप है एनुअल रिटर्न्स, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। ये साल के अंत में फाइल होते हैं एक बार। जैसे साल भर का रिपोर्ट कार्ड आता है स्कूल में, वैसे ही जीएसटी का एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है जीएसटीआर 9। तीसरा ग्रुप है कंपोजिशन डीलर रिटर्न्स, CMP 08 और जीएसटीआर 4। ये उन बिजनेसमैन के लिए हैं जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, छोटे ट्रेडर्स, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरर्स जिनका टर्नओवर लिमिट के अंदर है। चौथा ग्रुप है स्पेशल रिटर्न्स, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8। ये स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस डिडक्टर और ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये सब कॉमन बिजनेसेस के लिए नहीं होते, पर प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। सब रिटर्न्स एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं,
पर सही तरीका ये है कि पहले समझो कौन कौन सी रिटर्न्स आपके टाइप के बिजनेस पे अप्लाई होती हैं। रवि की कंपनी एबीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेली रेलेवेंस है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2B और ईयर एंड में जीएसटीआर 9। बाकी रिटर्न्स उनके लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, पर रवि को इन्हें जानना जरूरी है क्योंकि क्लाइंट से कभी भी सवाल आ सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम का ये ओवरव्यू यूजीसी नेट, सीए, सीएमए, सीएस एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अब चलिए एक एक रिटर्न को डिटेल में समझते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी एग्जाम्पल कंपनी से। अब आओ हम अपनी एग्जाम्पल कंपनी से मिलते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझने से ज़्यादा आसान होता है एक रियल बिजनेस के थ्रू सीखना। तो स्क्रीन पे देखो, ये है एबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी पुणे महाराष्ट्र में है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब ये रॉ मटेरियल खरीदती है, उस पे प्रोसेसिंग करती है और फिनिश गुड्स बेचती है। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली चीज, ये एक रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर है, मतलब कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, अनरजिस्टर्ड नहीं है, फुल फ्लेजेड रेगुलर टैक्स पेयर। दूसरी चीज, ये मंथली रिटर्न फाइलर है, मतलब हर महीने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल होती है। तीसरी चीज, कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है, उनका वैलिड जीएसटीआईएन है। रवि पहले दिन यही सब डिटेल्स नोट करता है। ये जानना जरूरी है क्योंकि टैक्स पेयर कैटेगरी डिटरमाइन करती है कि कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। रेगुलर मंथली फाइलर का मतलब है नो क्यूआरएमपी, नो क्वार्टरली ऑप्शन, हर महीने डेडलाइंस हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक डॉक्टर है जो जनरल प्रैक्टिस करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं एक स्पेशलिस्ट सर्जन से। वैसे ही एक रेगुलर टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं एक कंपोजिशन डीलर से या एक ई कॉमर्स ऑपरेटर से। पहले अपनी कैटेगरी समझो, फिर अपनी ऑब्लिगेशन समझो। अब सवाल ये उठता है, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग पूरे साल में कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करती है? यही सवाल रवि ने पहले दिन अपने सीनियर से पूछा था और इस पूरे ट्यूटोरियल में हम उसी सवाल का जवाब देंगे। एक एक रिटर्न समझते हुए, एक एक डेडलाइन एक्सप्लेन करते हुए। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, व्हाट रिटर्न्स मस्ट एबीसी मैन्युफैक्चरिंग फाइल थ्रू आउट द ईयर, उसका जवाब इस पूरी प्रेजेंटेशन में है। तो ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलर रिटर्न पे आते हैं, जीएसटीआर 1। रवि का पहला सवाल था, सर जीएसटीआर 1 क्या होती है और इसमें क्या फिल करना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल, और यही आंसर करता है स्लाइड 4। जीएसटीआर 1 का फुल पर्पस है आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्टिंग, मतलब इस रिटर्न में आप बताते हो मैंने इस महीने क्या किसको बेचा। ये बेसिकली आपकी सेल्स का डिटेल्ड रिकॉर्ड है जो आप गवर्नमेंट को देते हो, सिर्फ एक इनवॉइस का नंबर नहीं। हर टैक्सेबल सेल का, हर बी2बी इनवॉइस का, हर बी2सी ट्रांजैक्शन का, क्रेडिट नोट्स का, डेबिट नोट्स का और एक्सपोर्ट सप्लाईज का भी पूरा डिटेल यहाँ जाता है। स्क्रीन पे देखो, जीएसटीआर 1 में 3 मेजर कैटेगरीज हैं, सेल्स इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स। साथ में एक्सपोर्ट सप्लाईज भी इंक्लूड होती हैं। और फाइलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, जीएसटीआर 1 मंथली या क्वार्टरली फाइल होती है। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग मंथली फाइलर है, तो इन्हें हर महीने जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी। ड्यू डेट होती है अगले महीने की 11 तारीख। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग ने अप्रैल में एक दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर XYZ डिस्ट्रीब्यूटर्स को 5 लाख रुपीस के गुड्स सप्लाई किए, जिसमें 90,000 तो आईजीएसटी लगा। अब ये ट्रांजैक्शन एबीसी की जीएसटीआर 1 में अपीयर करेगी, XYZ के जीएसटीआईएन के साथ, इनवॉइस नंबर के साथ, टैक्सेबल वैल्यू के साथ, टैक्स अमाउंट के साथ। वो डिटेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि XYZ डिस्ट्रीब्यूटर्स जीएसटीआर 2B में यही एंट्री देखेगा और उस पर आईटीसी क्लेम करेगा। अगर एबीसी ने जीएसटीआर 1 में एंट्री नहीं डाली या गलत डाली तो XYZ का आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा और XYZ को प्रॉब्लम होगी। यही रीज़न है
कि GSTR1 इतनी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ आपकी अपनी फाइलिंग नहीं, ये आपके बायर का भी हक है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है QRMP स्कीम के बारे में। QRMP यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अगर आपका एनुअल टर्नओवर ₹5 करोड़ तक है तो आप QRMP चूज कर सकते हो। इसमें GSTR1 क्वार्टरली फाइल होती है, यानी 3 महीने में एक बार, लेकिन टैक्स पेमेंट हर महीने होती है। ABC मैन्युफैक्चरिंग मंथली फाइलर है तो उन्हें ये ऑप्शन नहीं, पर छोटे बिजनेसेस के लिए ये एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से GSTR1 की ड्यू डेट्स याद रखो। मंथली फाइलर्स के लिए 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, QRMP फाइलर्स के लिए 13th ऑफ मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। B2B और B2C इन्वॉइसेस का ट्रीटमेंट अलग होता है। B2B इन्वॉइसेस इंडिविजुअल इन्वॉइस वाइज रिपोर्ट करने पड़ते हैं। B2B ट्रांजैक्शंस जिसमें सिंगल इन्वॉइस 2.5 लाख से ज़्यादा हो वो भी इंडिविजुअल रिपोर्ट होते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत हो, प्रैक्टिस से आएगा। अब चलिए GSTR3B पे चलते हैं, GSTR1 की जोड़ी। GSTR1 में आपने बताया कि क्या बेचा है। अब GSTR3B में एक्चुअल टैक्स पेमेंट करनी है। यही रवि का दूसरा बड़ा सवाल था। GSTR1 और GSTR3B में क्या फ़र्क है? दोनों क्यों फाइल करनी पड़ती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी। GSTR3B एक मंथली समरी रिटर्न है। ये GSTR1 जैसी डिटेल्ड नहीं होती। इसमें आपको इनवॉइस बाय इनवॉइस डिटेल नहीं देनी। ये एक समरी है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है। स्टेप 1 टोटल टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करो। स्टेप 2 एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करो। स्टेप 3 नेट अमाउंट पेएबल कैलकुलेट करो और पे करो। चलिए ABC मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। अप्रैल में कंपनी की आउटवर्ड सप्लाईज की टोटल टैक्स लायबिलिटी थी 1,24,560 रुपीज़। कंपनी ने इस महीने 86,750 रुपीज़ की परचेजेस की हैं जिन पे टैक्स पे किया। ये उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो नेट पेएबल हुआ 1,24,560 माइनस 86,750 तो इक्वल हो गया 37,810 रुपीज़। यही 37,810 रुपीज़ GSTR3B फाइल करते वक्त पे करना होगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। GSTR3B में आप जो ITC क्लेम करते हो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई होता है GSTR2B से। मतलब अगर आपके सप्लायर ने अपनी GSTR1 में आपकी इन्वॉइस नहीं डाली तो आपके GSTR2B में वो इन्वॉइस नहीं आएगी और आप उस पर ITC क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए ITC क्लेम करने से पहले हमेशा GSTR2B चेक करो। अब सवाल ये उठता है GSTR3B की ड्यू डेट कब है? मंथली फाइलर्स के लिए जनरली 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो ABC मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रैल की GSTR3B 20 मई तक फाइल करनी होगी। अगर GSTR3B डिले हुई, लेट फी लगती है और टैक्स पे 18% एनुअल इंटरेस्ट भी, तो रवि को ये बात बहुत क्लियर समझा दी गई थी। बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि GSTR1 फाइल तो कर दिया। नहीं, GSTR1 सिर्फ रिपोर्टिंग है। GSTR3B टैक्स पेमेंट है। दोनों सेपरेट हैं और दोनों ज़रूरी हैं। एक एनालॉजी देखते हैं। GSTR1 वैसे है जैसे आपने बैंक को बता दिया कि इस महीने कितनी कमाई की है आपने। GSTR3B वैसे है जैसे आपने एक्चुअली टैक्स का चेक दिया। सिर्फ बताना काफ़ी नहीं, देना भी पड़ता है। अब रवि का तीसरा सवाल था GSTR2B क्या है और क्या मुझे इसे फाइल करना पड़ता है? चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। जब रवि ने अपने सीनियर से पूछा, सर GSTR2B फाइल करनी पड़ती है क्या? सीनियर ने मुस्कुरा के कहा, नहीं बेटा, GSTR2B फाइल नहीं होती, ये ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है। तुम्हारा काम सिर्फ इसे वेरीफाई करना है। रवि को पहली बार रिलीफ मिला। चलिए समझते हैं GSTR2B एग्जैक्टली क्या है। GSTR2B एक ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है।
ऑटो ड्राफ्टेड मतलब ये आप नहीं बनाते, जीएसटी पोर्टल खुद बनाता है। कैसे? जब आपके सप्लायर्स अपनी GSTR-1 फाइल करते हैं और उसमें आपका GSTIN मेंशन होता है इनवॉइस में, तो जीएसटी सिस्टम ऑटोमेटिकली वो इनवॉइसेस आपके GSTR-2B में डाल देता है। आपको कुछ करना नहीं है, बस एक डेट के बाद पोर्टल पे जाओ और देखो कि इस महीने आपका GSTR-2B क्या दिखाता है। स्क्रीन पे जो परचेज रजिस्टर वर्सेस GSTR-2B कंपैरिजन दिख रही है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। रवि के पास कंपनी का परचेज रजिस्टर है, जिसमें एबीसी मैन्युफैक्चरिंग ने जो भी खरीदा उसकी एंट्रीज हैं, और GSTR-2B में वो एंट्रीज हैं जो सप्लायर्स ने एक्चुअली पोर्टल पे अपलोड की हैं। ये दोनों हमेशा मैच नहीं करते और यही प्रॉब्लम है। चलिए एबीसी मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। रवि ने अप्रैल में वेरीफाई किया, परचेज रजिस्टर में 86,750 रुपीज़ का आईटीसी था। GSTR-2B में सिर्फ 72,000 आ रहा है। क्योंकि एक सप्लायर ने अभी तक अपनी GSTR-1 फाइल नहीं की, तो रवि का काम क्या है? सप्लायर से कांटेक्ट करो, उन्हें रिमाइंड करो। जब तक सप्लायर GSTR-1 फाइल नहीं करता, रवि उस परचेज पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। GSTR-3B में यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। पहले GSTR-2A होता था जो डायनेमिक था, यानी सप्लायर कभी भी फाइल करो 2A अपडेट हो जाता था। GSTR-2B स्टैटिक है, एक स्पेसिफिक डेट पे लॉक हो जाता है। मंथली फाइलर्स के लिए जनरली 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ पे GSTR-2B जनरेट होता है और फिर वो महीनों के लिए फिक्स्ड रहता है। आईटीसी क्लेम करने के लिए यही बेस डॉक्यूमेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से GSTR-2B फाइल नहीं होती, ये सिर्फ वेरिफिकेशन टूल है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। GSTR-3B में जो एलिजिबल आईटीसी क्लेम करते हो वो GSTR-2B से मैच करना चाहिए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही गवर्नमेंट ने GSTR-2B सिस्टम बनाया, ताकि फेक आईटीसी क्लेम्स रोक सके। अब रवि का चौथा सवाल था, GSTR-9 कब फाइल होती है? चलिए एनुअल रिटर्न्स देखते हैं। साल के 12 महीने के मंथली रिटर्न्स फाइल हो गए। GSTR-1 भी, GSTR-3 भी। दिसंबर का महीना खत्म हुआ। रवि सोचा चलो अब काम खत्म हुआ, पर सीनियर ने कहा रवि बेटा अभी GSTR-9 बाकी है। रवि ने एक और डीप ब्रीथ ली, लंबी सांस। GSTR-9 एनुअल रिटर्न है, मतलब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का समरी। ये फॉर्म एक बार फाइल होती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। ड्यू डेट होती है जनरली 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का GSTR-9 फाइल करना होगा 31 दिसंबर 2025 तक। स्क्रीन पे जो फिगर्स दिख रहे हैं, ₹1,24,560, ₹86,750, ₹18,950, 76%। ये एबीसी मैन्युफैक्चरिंग के एक मंथ के फिगर्स हैं जो हमने पहले देखे थे। GSTR-9 में पूरे साल का यही डेटा कंपाइल्ड होता है। तीन मेन सेक्शंस हैं। टर्नओवर समरी, पूरे साल में कितनी सेल्स हुई। आईटीसी समरी, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया। और टैक्स पेड समरी, कितना टैक्स एक्चुअली पे हुआ। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि ने GSTR-9 प्रिपेयर करते वक्त साल भर की सारी GSTR-1 और GSTR-3B खोली, टोटल टैक्सेबल टर्नओवर ऐड किया, तो इट्स 14,93,20,000 का निकल के आया। कुल आईटीसी अवेल्ड 1,04,10,000, कुल टैक्स पेड 22,50,000। ये सारी फिगर्स GSTR-9 में डाली। अब सवाल ये उठता है, GSTR-9 सबको फाइल करनी पड़ती है क्या? नहीं, फाइलिंग रिक्वायरमेंट टैक्स पेयर कैटेगरी पे डिपेंड करती है। अगर एनुअल टर्नओवर ₹2 करोड़ तक है तो GSTR-9 फाइलिंग ऑप्शनल हो सकती है। गवर्नमेंट ने कुछ सालों में एग्जेम्पशन दी है, पर ₹2 करोड़ से ऊपर वाले टैक्स पेयर्स के लिए ये मैंडेटरी है। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका टर्नओवर इससे काफ़ी ऊपर है, तो इनके लिए GSTR-9 मैंडेटरी है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है।
जीएसटीआर 9 में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है मंथली रिटर्न से, जैसे कि आईटीसी ज़्यादा क्लेम की थी जो एलिजिबल नहीं थी, या सेल्स रिपोर्टिंग में कोई छूट गई थी, तो ये एनुअल रिटर्न में करेक्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन एक लिमिट है। जीएसटीआर 9 में आप एडिशनल आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जो मंथली रिटर्न्स में मिस हो गई थी। एडजस्टमेंट के लिमिटेशंस हैं। बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों दिख रहे हैं। कौन सा फाइल करना है? चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। जीएसटीआर 9 फाइल हो गई, पर कुछ टैक्स पेयर्स के लिए एक और स्टेप है, जीएसटीआर 9C। रवि ने सोचा, भाई और कुछ बाकी है। हाँ, पर ये सब पे अप्लाई नहीं होती। जीएसटीआर 9C एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, नाम से ही समझ में आ जाता है। रिकंसिलेशन यानी कि मिलान। किसका मिलान? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जीएसटी रिटर्न से मिलान। स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है वो एग्जैक्टली यही एक्सप्लेन करता है। बाईं तरफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, दाईं तरफ जीएसटी रिटर्न्स हैं, और दोनों के बीच जीएसटीआर 9C का रिकंसिलेशन प्रोसेस। अगर दोनों मैच करते हैं तो परफेक्ट, अगर नहीं करते तो डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। पहले जीएसटीआर 9C एक जीएसटी ऑडिटर से सर्टिफाई करवाना पड़ता था, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। 2021 में जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और अब जीएसटीआर 9C सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे फाइल होती है, यानी टैक्स पेयर खुद या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ये सर्टिफाई करते हैं, इसलिए इसे सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। ये ऑडिट रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है। मैंडेटरी सीए सर्टिफिकेशन हटा दी गई, पर रिकंसिलेशन का काम अब टैक्स पेयर की खुद की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये उठता है, जीएसटीआर 9C किसको फाइल करनी पड़ती है? जो टैक्स पेयर्स जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ₹5 करोड़ से ज्यादा हो, उन्हें जीएसटीआर 9 के साथ जीएसटीआर 9C भी फाइल करनी होती है। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो रवि को दोनों फाइल करनी होगी, पहले जीएसटीआर 9 फिर जीएसटीआर 9C। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। रवि ने कंपनी की बुक्स खोली। बुक्स में टोटल परचेजेस 1 करोड़ 4 लाख 10,000 दिखती थी, पर जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी क्लेम की गई थी वो थी 1 करोड़ 1 लाख 50,000। ₹2 लाख 60,000 का डिफरेंस। रवि ने चेक किया, कुछ इनवाइसेस लेट में एंटर हुई थी बुक्स में, पर आईटीसी अगले महीने क्लेम की गई थी। ये रिकंसिलेशन में एक्सप्लेन करना पड़ता है। जीएसटीआर 9C में यही एक्सप्लेनेशन सिस्टमैटिकली देनी होती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन याद रखना, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न है, फैक्चुअल समरी। जीएसटीआर 9C रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, बुक्स वर्सेस रिटर्न्स का मिलान। दोनों अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों का पर्पस अलग है। अब रवि को कंपनी के एक वेंडर ने बताया कि वो कंपोजिशन स्कीम में है, तो रवि ने पूछा उन्हें कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। रवि के एक फ्रेंड है सुरेश। सुरेश का पुणे में एक छोटा ग्रोसरी स्टोर है। वो जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। सुरेश ने रवि से पूछा, भाई मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं? रवि को अभी ये पार्ट सीखना था, कंपोजिशन डीलर रिटर्न्स। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को रेगुलर टैक्स पेयर जैसी रिटर्न्स नहीं भरनी पड़ती। उनका सिस्टम काफी सिंपल है, पर उनका अपना सिस्टम है। कंपोजिशन डीलर्स के लिए दो फॉर्म्स हैं, CMP 08 और GSTR 4। CMP 08 को पहले समझते हैं। तो ये एक क्वार्टरली टैक्स पेमेंट फॉर्म है। हर क्वार्टर के एंड पे कंपोजिशन डीलर CMP 08 फाइल करता है और उस क्वार्टर की टैक्स पे करता है। ड्यू डेट होती है क्वार्टर खत्म होने के 18 दिन के अंदर। मतलब अप्रैल जून क्वार्टर के लिए CMP 08 18 जुलाई तक फाइल करनी होगी। इसमें डीलर बता रहा है, इस क्वार्टर में मैंने इतनी सेल्स की और फ्लैट रेट पे इतना टैक्स पे किया। GSTR 4 एनुअल रिटर्न है कंपोजिशन डीलर्स के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए GSTR 9। GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद एक बार फाइल होती है। ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग ईयर।
यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि GSTR 4 सिर्फ GSTR 9 से अलग नहीं है। क्वार्टरली CMP 08 फाइलिंग्स को GSTR 4 में कंसोलिडेट किया जाता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सुरेश का ग्रोसरी स्टोर अप्रैल जून क्वार्टर में 8 लाख की सेल्स करता है। सुरेश एक ट्रेडर है, उनका कंपोजिशन टैक्स रेट 1% का है, तो 8 लाख की सेल्स पे 8,000 टैक्स। ये 8,000 CMP 08 में पे करो 18 जुलाई तक। पूरे साल के 4 क्वार्टर्स के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव GSTR 4 फाइल करनी है। यहाँ इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है जो रवि ने सुरेश को बताया। कंपोजिशन डीलर्स अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। उनके इनवॉइस पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना पड़ता है, नहीं तो पेनल्टी होगी। आईटीसी भी नहीं मिलती है इन्हें। इसलिए कंपोजिशन स्कीम सूटेबल है छोटे बिजनेसेस के लिए जो मोस्टली B2C यानी एंड कंज्यूमर्स को सर्व करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिशन डीलर की रिटर्न्स याद रखो। CMP 08 क्वार्टरली टैक्स पेमेंट, GSTR 4 एनुअल रिटर्न, रेगुलर टैक्स पेयर की रिटर्न्स GSTR 1, GSTR 3B मंथली, GSTR 9 एनुअल। दोनों डिस्टिंक्ट हैं। अब रवि के बॉस ने एक क्लाइंट प्रोजेक्ट डिस्कस किया। एक कंपनी जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर थी। रवि ने पूछा, ISD के लिए कौन सा रिटर्न? चलिए स्पेशल रिटर्न्स देखते हैं। अब हम आ गए हैं स्पेशल रिटर्न्स पे और रवि पहली बार थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि सीनियर ने कहा ये रिटर्न्स ABC मैन्युफैक्चरिंग पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती। पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या GST प्रैक्टिशनर के तौर पे तुम्हें सब पता होना चाहिए और बिल्कुल सही बात भी है। स्क्रीन पे 3 स्पेशल रिटर्न्स दिख रहे हैं, GSTR 6, GSTR 7 और GSTR 8। तीनों बिल्कुल अलग एंटिटीज के लिए, अलग पर्पस के साथ। पहले बात करते हैं GSTR 6 की। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी ISD के लिए है। अब सवाल ये उठता है ISD क्या होता है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ABC ग्रुप एक बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है। ABC मैन्युफैक्चरिंग पुणे में है, ABC लॉजिस्टिक्स मुंबई में है, ABC IT हैदराबाद में है। ग्रुप के हेड ऑफिस पुणे में है। हेड ऑफिस सेंट्रली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेता है ₹12 लाख पर ईयर। इस सब्सक्रिप्शन पे 2,16,000 का GST लगता है। अब ये बेनिफिट पूरे ग्रुप को मिलता है। तो ये ITC कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग सब्सिडीज में? यही काम करता है ISD। ISD अपनी GSTR 6 फाइल करता है जिसमें बता देता है कि कितना ITC कब कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। GSTR 6 मंथली फाइल होती है। दूसरा है GSTR 7 TDS डिडक्टर के लिए। GST में भी TDS होती है सेक्शन 51 के अंडर। कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs, लोकल बॉडीज जो एक रजिस्टर्ड सप्लायर से 2.5 लाख से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, उन्हें GST TDS काटनी पड़ती है। वो TDS डिपॉजिट करने के बाद GSTR 7 फाइल करते हैं। ये भी मंथली फाइल होती हैं। तीसरा है GSTR 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। जब फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कोई सेलर सामान बेचता है तो फ्लिपकार्ट अमेजन एक TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कलेक्ट करता है सेलर की पेमेंट से। ये TCS गवर्नमेंट को डिपॉजिट करके GSTR 8 फाइल करते हैं। ये भी मंथली है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो तो आपका TCS रिफ्लेक्टेड होगा GSTR 2B में और आप उससे अपने GSTR 3B में एडजस्ट कर सकते हो। ये इकोसिस्टम का एक और कनेक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन रिटर्न्स को रट्टा मार लिया होता है बिना समझे, पर इन्हें लॉजिकली कनेक्ट करो। ISD डिस्ट्रीब्यूट्स ITC, TDS डिडक्टर डिपॉजिट्स टैक्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर डिपॉजिट्स TCS। 3 अलग मैकेनिज्म, 3 अलग फॉर्म्स, 3 अलग पर्पसेस। अब रवि के लिए सबसे डरने वाला स्लाइड आने वाला है, लेट फीस और पेनल्टीज। एक बार रवि की कंपनी में एक अकाउंटेंट रिजाइन करके चला गया। उसके रिप्लेसमेंट में कुछ दिन लगे। उस दौरान GSTR 3B लेट हो गई, सिर्फ 10 दिन लेट। पर जब पोर्टल पे लेट फी और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आया, रवि का मुंह खुला रह गया।
यही है इस स्लाइड का सब्जेक्ट, लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टीज। स्क्रीन पे पेनल्टी रिस्क ओवरव्यू का ग्राफ दिख रहा है। जैसे फाइलिंग डिले बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है। रिस्क इंडिकेटर एक गॉज की तरह है जो रेड जोन में जा रहा है। और कंप्लायंस डैशबोर्ड में 4 एरियाज हैं: लेट फीस, इंटरेस्ट, कंप्लायंस रिस्क और नोटिस फ्रॉम डिपार्टमेंट। चारों कैसे काम करते हैं समझते हैं। पहली चीज है लेट फी। जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 लेट फाइल की तो लेट फी लगती है, ₹50 पर डे, जिसमें CGST है ₹25 और SGST है 25। नील रिटर्न के केस में ये ₹20 पर डे होती है। मैक्सिमम लेट फी कैप होता है टर्नओवर के हिसाब से, लेकिन ये दिन पर दिन बढ़ता रहता है जब तक फाइल नहीं करते। दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट। टैक्स अमाउंट जो ड्यू डेट के बाद पे की, उस पे 18% एनुअल इंटरेस्ट लगती है। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है एक एक दिन का। रवि का एग्जाम्पल लेते हैं। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग की अप्रैल जीएसटीआर 3B में ₹37,810 टैक्स ड्यू था। ड्यू डेट 20 में। अगर 30 मई को फाइल की तो 10 दिन का लेट हुआ, तो इंटरेस्ट क्या हुआ? ₹37,810 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 10, तो अप्रॉक्सीमेटली बन गया ₹186। सीधा लग रहा है कि कम, पर अगर टर्नओवर बढ़ा और टैक्स लायबिलिटी करोड़्स में हो तो 10 दिन की भी बहुत बड़ी पेनल्टी बन जाती है। तीसरी चीज है कंप्लायंस रिस्क। अगर आप रेगुलरली लेट फाइल करते हो या कुछ रिटर्न्स मिस करते हो तो जीएसटी पोर्टल पे आपका कंप्लायंस रेटिंग नीचे जाता है। और अगर आप बहुत इरेगुलर हो, हाँ, तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो सकता है। चौथी और सबसे सीरियस चीज है नोटिस फ्रॉम डिपार्टमेंट। जीएसटी ऑफिसर ऑटोमेटेड स्क्रूटनी करता है। अगर रिटर्न्स मैच नहीं करती या कंसिस्टेंटली लेट है या आईटीसी मिसमैच ज़्यादा है तो ASMT 10 नोटिस आ सकती है या सेक्शन 61 के अंडर स्क्रूटनी हो सकती है, या वर्स्ट केस सेक्शन 73-74 अंडर डिमांड नोटिस। चलिए इसे एक रियल लेसन से समझते हैं। रवि ने बॉस को ये सब समझाया और एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कैलेंडर बनाने की रिक्वेस्ट की। बॉस ने इमीडिएटली हाँ बोल दी, क्योंकि एक बार पेनल्टी और इंटरेस्ट ऐड होते हैं तो अकाउंटेंट की नहीं, कंपनी के पॉकेट से जाता है पैसा। अब चलिए देखते हैं वो कंप्लायंस कैलेंडर जो रवि ने पूरे साल के लिए तैयार किया। और ये रहे वो कैलेंडर, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का कंप्लीट जीएसटी फाइलिंग कैलेंडर। जिस दिन रवि ने ये कैलेंडर बनाया तब से कंपनी की कंप्लायंस कभी लेट नहीं हुई। चलिए मंथ बाय मंथ देखते हैं कि रवि का रूटीन कैसा था। स्क्रीन पे मंथ बाय मंथ कंप्लायंस साइकिल दिख रहा है। जनवरी से दिसंबर तक हर महीने 3 चीजें हैं: जीएसटीआर 1 फाइल करो, जीएसटीआर 3B फाइल करो और जीएसटीआर 2B रिव्यू करो। जनवरी, पिछले महीने दिसंबर की जीएसटीआर 1 11 जनवरी। जीएसटीआर 2B आया, रवि ने सप्लायर वाइज मैच किया परचेज रजिस्टर से। दिसंबर की जीएसटीआर 3B 20 जनवरी तक फाइल करो, टैक्स पे करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल यही साइकिल रिपीट। हर महीने एक ही पैटर्न: जीएसटीआर 1 ऑन 11th, जीएसटीआर 2B रिव्यू मिड मंथ, जीएसटीआर 3B ऑन 20th, मार्च में एक एक्स्ट्रा स्टेप। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है। रवि ने एक फाइल आईटीसी रिकंसिलेशन किया जीएसटीआर 2B के साथ। कोई छूट गई आईटीसी तो मार्च जीएसटीआर 3B में लास्ट चांस था क्लेम करने का फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल से दिसंबर वही मंथली साइकिल, पर दिसंबर में रवि ने एक और काम शुरू किया: जीएसटीआर 9 प्रिपरेशन। साल भर की डेटा कंपाइल करना, डिफरेंसेस नोट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट से जीएसटीआर रिटर्न्स का मिलान करना। जीएसटीआर 9C के लिए स्क्रीन पे ईयर एंड कंप्लायंस बॉक्स में दिख रहा है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C इफ एप्लीकेबल। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों मैंडेटरी हैं। दिसंबर 31 तक दोनों फाइल करनी है। और कंप्लायंस चेकलिस्ट में जो 4 एरोज दिख रहे हैं, विच रिटर्न, हु फाइल्स, व्हेन टू फाइल, व्हाई इट मैटर्स, यही था इस पूरी लेक्चर का फ्रेमवर्क। हर रिटर्न के लिए ये 4 सवालों का जवाब हमने ढूंढा। अब मैं समराइज करूंगी कि क्या क्या सीखा हमने आज। पहला, जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्टिंग 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 3B monthly supply return with tax payment 20th of next month.
GSTR2B ऑटो जनरेटेड ITC स्टेटमेंट, फाइल नहीं करनी, सिर्फ वेरीफाई करनी होती है। GSTR9 एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर। GSTR9C सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, applicable if turnover above 5 crore। CMP08 composition dealer quarterly tax payment। GSTR4 composition dealer annual return। GSTR6 input service distributor monthly return। GSTR7 TDS deductor monthly return। GSTR8 e-commerce operator TCS return। स्क्रीन पे लिखा है टाइमली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रिवेंट्स पेनल्टीज एंड बिल्ड्स कंप्लायंस। यही इस लेक्चर का कोर मैसेज है। रवि आज एक कंफ्यूज नौजवान अकाउंटेंट था और अब वो एक कॉन्फिडेंट जीएसटी प्रैक्टिशनर है। क्यों? क्योंकि उसने एक एक रिटर्न का पर्पस समझा, एक एक डेडलाइन याद की और एक सिस्टमैटिक कंप्लायंस कैलेंडर बनाया। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग मुश्किल तब लगती है जब हमें पता नहीं होता कि कौन सा रिटर्न किस पर्पस के लिए है, लेकिन जब एक बार पूरा इकोसिस्टम समझ में आ जाता है तो कंप्लायंस काफ़ी आसान हो जाती है। बस यही मैसेज ले जाना इस लेक्चर से। थैंक यू।